आज के टाइम पे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सवाल भी आता है कि शादी के बाद पत्नी का पति की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना हिस्सा होता है और किस हिसाब से वो उस पत्नी को मिल जाता है। या फिर इसके साथ साथ ये भी सवाल आता है कि पत्नी का अपने इन-लॉज जो कि उसके सास हैं या फिर ससुर हैं उनकी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें काफी सारे पॉइंट आते हैं कि अगर हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या फिर वो जीवित है या फिर उसकी अगर डेथ हो गई है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के नाम जॉइंट प्रॉपर्टी है या फिर सिर्फ वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये काफी सारे सवाल आते हैं। तो सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी हस्बैंड ने खुद की इनकम से कमाई है, खुद की मेहनत से बनाई है, तो उसको बोला जाता है उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें वाइफ का कोई भी हक नहीं है, वो उसको एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकती। तो उसने जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बनाई है और हस्बैंड जीवित है तो उस प्रॉपर्टी को वो सेल भी कर सकता है या डिस्पोज भी कर सकता है या किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो उसमें वाइफ का कोई भी हक नहीं है। इवन कि अगर डाइवोर्स भी हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी वो सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। और अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है तो उस प्रॉपर्टी में सिर्फ रहने का हक जो है वो मांग सकती है, अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। रहने का जो हक है वो अलग है और जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो एक अलग चीज है। सो इसका कंक्लूजन यही है कि अगर हस्बैंड जीवित है और उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसमें जो हिस्सा है वाइफ वो एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकती। सिर्फ वो एज ए वाइफ राइट टू हाउस होल्ड जो है वो डिमांड कर सकती है और वो उसको कोर्ट दिला भी देगी। अब हम दूसरी सिचुएशन जान लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक वाइफ ने परचेज की है लेकिन उसको नाम करा दिया है अपने हस्बैंड के। मान लीजिए कोई भी डाउन पेमेंट जो है या फ्लैट है या मकान है या फिर दुकान है, जो डाउन पेमेंट है वो वाइफ ने दी है अपने अकाउंट से और जो उसकी ईएमआई भी हैं आगे तक की वो भी वाइफ पे कर रही है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि डाउन पेमेंट भी वाइफ ने दी है और जो ईएमआई हैं वो भी वाइफ ने पे की हैं, लेकिन जो वो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के नाम उसने करवाई थी। तो उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में वाइफ जो है वो कोर्ट में क्लेम कर सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अपने पैसे से इसको खरीदा है और ईएमआई भी मैंने अपने अकाउंट से दी है, तो इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में वाइफ अपना जो राइट है वो क्लेम कर सकती है। अब हम तीसरी सिचुएशन जान लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी हस्बैंड ने और वाइफ ने एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली है, उसमें 50% जो हिस्सेदारी हस्बैंड की है और 50% जो हिस्सेदारी है वो वाइफ की है, तो उस सिचुएशन में भी जो 50% वाइफ जो है वो कोर्ट में जाके अपना राइट क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है और उसमें दोनों के नाम पे रजिस्ट्री है। हालांकि रजिस्ट्री में 50-50% शेयर होना जरूरी है। अगर 20% है या फिर 80% है तो भी उस अकॉर्डिंग जो है वो हिस्सा क्लेम किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन जान लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है एक हस्बैंड ने अपनी इनकम से बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, वो उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी, अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि डेथ होने के बाद अब जो है वाइफ के पास भी हिस्सा जाएगा। वो हिस्सा किस प्रकार से बटेगा कि अगर मान लीजिए ABCD 4 लीगल हेयर हैं, A है वो वाइफ है और जो B है वो मदर है और C और D है वो बेटा है या फिर बेटी है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है तो 25% वो सब में डिवाइड हो जाएगी, मदर में भी वाइफ में भी, और जो बच्चे हैं उन दोनों बच्चों में 25% इस अकॉर्डिंग जो है वो उसमें बढ़ जाएगी। तो यहां पर हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ का राइट क्रिएट हो जाता है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या वाइफ का अपने इन-लॉज की प्रॉपर्टी में कोई राइट है, सास की प्रॉपर्टी में या फिर ससुर की प्रॉपर्टी में। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ किसी भी लॉ में कि जो वाइफ है वो अपने सास की या फिर ससुर की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जिस टाइम शादी हुई थी और जिस मैट्रिमोनियल होम में वो आई थी या फिर जिस मैट्रिमोनियल होम में वो रहती है वो सास के या फिर ससुर के नाम है, तो उसमें सिर्फ वो राइट टू शेयर
हाउस होल्ड ले सकती है, अपना रहने का अधिकार ले सकती है, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं क्लेम कर सकती। यहां पर इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूं आपको कि अगर सास के नाम पे टोटली 100% हिस्सा है उस प्रॉपर्टी का, या फिर ससुर के नाम पे 100% जो रजिस्ट्री है उसमें हस्बैंड का भी कोई 1% भी राइट नहीं है, तो भी जो वाइफ है वो क्लेम नहीं कर सकती। सिर्फ वो रहने के लिए हिस्सा मांग सकती है, रहने के लिए अपना जो हक है वो मांग सकती है, लेकिन उसमें एज ए ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकती। और ये जो पॉइंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है। एक लेटेस्ट जजमेंट आई है सतीश कुमार आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। 15 अक्टूबर 2020 को यह जजमेंट आई थी और इसमें यही डिसाइड हुआ था कि जो वाइफ है उसका अपने सास की या फिर ससुर की प्रॉपर्टी में कोई भी ओनरशिप राइट नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है और वाइफ का अपने सास की या फिर ससुर की प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।